हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? मजे में हो? आशा करता हूं बच्चों आपने सैंपल पेपर नंबर 1 बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और अब अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी के ऑथर डॉक्टर विनोद कुमार आपके लिए सैंपल पेपर नंबर 2 लेके आए हैं। और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक आपको मार्च तक, जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ करता रहूंगा, ताकि आपका पेंडेमिक के अंदर जो नुकसान हुआ पढ़ाई का उसकी हम भरपाई कर पाएँ। तो चलिए आज हम सैंपल पेपर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। और बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी सैंपल पेपर की एक्सप्लेनेशन आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन आता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मेरे बच्चों को मेरा काम पसंद आ रहा है। और बच्चों मैं आपको एक बात ये भी बता रहा हूँ, मैंने 11th के लिए भी वीडियो बनानी शुरू कर दी है। अगर आपका छोटा भाई बहन या अपने दोस्त का कोई छोटा भाई बहन है उसे आप कहिए कि सतीश अकाउंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका 11th का जो सिलेबस आपका ढंग से कोई चैप्टर पूरा नहीं हुआ है उसे भी पूरा करा पाऊँ। तो चलिए हम सैंपल पर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले फिर एक बार आपको मैं एक बार पूरा रिकॉल करा देता हूं कि आपका जो बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 12 क्वेश्चन आपके टोटल होंगे। तो आपको बाइफिकेशन पता लग चुका होगा। 10 नंबर का एनपीओ, 12 नंबर की पार्टनरशिप और 8 नंबर का आपका डिवेंचर, और बाकी जो आपका बचा 10 नंबर का उसमें आपका आएगा कैश फ्लो और कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो चलिए हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। सैंपल पेपर नंबर 2 अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा लिखा गया। तो चलिए, डिजाइन बाय डॉक्टर विनोद कुमार, ऑथर ऑफ अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। चलिए ये स्क्रीन पर आपके सवाल आ गया। आपकी स्क्रीन पर यह सवाल आ गया, आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करता हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय विनोद वेलफेयर क्लब ऑन 31 मार्च 2021। कोर्स स्टॉक दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। देखिए आपको अपडेट से पता लग जाता है क्योंकि आप पहला सैंपल कवर कर चुके हैं। आपको स्टॉक का बैलेंस दे रखा है, आपको क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है, आपको अमाउंट पेड टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट मटेरियल दे रखा है, आपको कैश परचेजेस दे रखी है, और आपको यहाँ पर स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर जिसकी बुक वैल्यू 1,25,000 थी, जिसे आपने 140 में बेच दिया। और आपको सवाल में क्या पूछा गया, ये 2 मार्कर का सम्स है और आपसे पूछा गया हाउ मच अमाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां पर आपको बच्चों आपको पता है कि अभी आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आपको देखिए मैं कैसे सवाल को कर रहा हूं। मेरा जो आंसर होगा उसमें मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सट्रैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बाकी जो मैं सोल्यूशन निकालूंगा वो मेरे वर्किंग नोट का पार्ट होगा। तो चलिए हम आंसर को शुरू करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। तो ये देखिए, ये हमारा है सैंपल पेपर नंबर 2, सैंपल पेपर नंबर 2, और इसका वीडियो नंबर है ये मेरा 1 वीडियो है। मैंने आंसर निकाला, फर्स्ट का मैंने आंसर दिया, मुझे बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। ये मेरा मेन आंसर होगा कि इसके डेबिट और क्रेडिट में कितना अमाउंट आएगा। यहाँ क्रेडिट लिखता हूँ, यहाँ डेबिट लिखता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपेंडिचर रुपीस, और यहाँ लिखता हूँ इनकम रुपीस। ये मेरा मेन आंसर होगा जो मुझे पेपर में देना है। अब इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना है। अमाउंट कौन सा आता है डेबिट और क्रेडिट में? डेबिट में वो आता है जो आपका स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है, और क्रेडिट में क्या आएगा, अगर मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को बुक वैल्यू को उसको ज्यादा वैल्यू पे बेचा है तो वो अमाउंट आपका गेन हो जाएगा, अगर कम पे बेचा होगा तो वो आपका लॉस हो जाएगा। तो देखते हैं सवाल को सॉल्व करके, देखते हैं कि हमारा अमाउंट क्या आता है। तो देखिए अब मैं अगले पेज पे आपके साथ लेके जा रहा हूं इसका वर्किंग नोट, दैट इज कॉल्ड वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, अब वर्किंग नोट में आपको पता है मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं। सर मैं इसका फार्मूला भी लिखवा रहा हूं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर आपको अच्छे से समझ आएगा बच्चों। तो आपका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस कैश परचेजेस
प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ सर, यहाँ देखिए अब आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे यहाँ आप कॉपी पेस्ट करते जाइए। तो देखिए आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक था वो था सर 1,25,000, और आपको देखिए आपको कैश परचेज दे रखी है सर, कैश परचेज दे रखी है 1,00,000 रुपीज। तो कैश परचेज दे रखी है 1,00,000, क्रेडिट परचेज आपको नहीं पता, पर क्रेडिटर के बारे में आपको क्रेडिट परचेज नहीं पता, पर आपको क्रेडिटर के आपको बैलेंस दिए हुए हैं और आपने जितना अमाउंट क्रेडिटर को पेमेंट किया है वो दिया हुआ है। तो मैं क्रेडिटर अकाउंट की हेल्प से क्रेडिट परचेज निकाल लूंगा, आपको अच्छे से आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा दे रखा था लेस, क्लोजिंग स्टॉक का मेरे को कितना दे रखा था सर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था 1,37,500। अब मुझे यहाँ पर क्रेडिट परचेज निकालनी है, यहाँ पर मुझे क्रेडिट परचेज निकालनी है। इसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट बनाया, क्रेडिटर अकाउंट बनाया, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना आया सर, ओपनिंग बैलेंस मेरा आया 1,00,000 सर, ओपनिंग बैलेंस आया 92,500। क्लोजिंग बैलेंस आया मेरा सर 1,12,500, और मैंने यहाँ पेमेंट करी, बैंक से मैंने पेमेंट करी कितनी, 227,500। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक बैलेंसिंग फिगर मिली जो मुझे बताएगी कि मैंने क्रेडिट परचेज कितनी करी। मैंने क्रेडिट परचेज कितनी करी, तो ये कितना आ गया 2,00,000, 3,00,000, 3,40,000। 3,40,000 में मेरा देखिए यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आया 340। 340 में अगर मैं 92,500 माइनस करूंगा, 340 में अगर मैं 92,500 माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 247,500। 247,500 मेरा क्रेडिट परचेज आ गया, तो इसे मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा 247,500। अभी देखिए अभी मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ है। जो आपका ये अमाउंट आता है ये इनकम टैक्स में डेबिट होता है, ये तब होता है जब मैंने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर ना बेचा हो। तो ये जो मेरा सोल्यूशन आएगा इसका मेरा कितना आ गया 2,00,000, 3,00,000, ये आ गया मेरा 3,35,000। अब मेरा ये आंसर नहीं होगा, इसमें से मैंने कुछ मटेरियल बेच दिया है। अब आपको यहां कंफ्यूजन होगी कि मैं यहाँ पे बुक वैल्यू माइनस करूं या सेल वैल्यू माइनस करूं। तो बेटा यहां पर ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट स्टॉक होता है वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवरेज लोअर पे होता है। तो आपकी कॉस्ट क्या थी, यहां पर कॉस्ट जो थी वो आपकी कितनी थी 1,00,000, बुक वैल्यू जो थी वो थी 1,25,000। तो यहां से आप माइनस माइनस स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल एट कॉस्ट कितना माइनस कर देंगे आप, यहां पे माइनस कर देंगे बुक वैल्यू माइनस करेंगे, यानी कि बुक वैल्यू कितनी माइनस कर देंगे आप, बुक वैल्यू माइनस कर देंगे 1,25,000। तो आपका देखिए यहां पर कितना आ गया 2,10,000 आपका यहां पर अमाउंट आ गया। ये आपका कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में चला जाएगा। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, आप ये देखिए आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया तो यहां पर आ गया टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, वो आपका आ गया 2,10,000। अब यहां पर आपका एक चीज और आ जाएगी, यहां पर आपका आ जाएगा बाई गेन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। वो कैसे आ जाएगा, वो आप ब्रैकेट में ले लेंगे, आपने 140 का माल बेचा, इसकी जो बुक वैल्यू थी वो 125 थी, तो 15,000 आपका देखिए यहां आ गया। तो देखिए आपका ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप मुझे बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप इसका एक कॉपी पे इसका आंसर को नोट करिए और लिख लिख के करिए, क्योंकि जितना आप लिख लिख के करेंगे उतना आपका ज़्यादा रिफाइन होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए आपका वर्किंग नोट मैंने पूरा बता दिया, हाँ सर बता दिया, ये भी नोट कर लिया और ये भी नोट कर लिया। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया गिव एनी टू सिचुएशन व्हेन कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अंडरलाइन द वर्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। आपने मोड ऑफ डिसोल्यूशन में पढ़ा कि भाई कंपल्सरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब कब हो सकता है, जब आपका बिजनेस या तो अनलॉफुल हो जाए, अनलॉफुल हो जाए। सर एक चीज बताइए, बिजनेस अनलॉफुल कैसे हो सकता है, किस सिचुएशन में बिजनेस मेरा अनलॉफुल हो सकता है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो वो लॉफुल था, किस केस में बिजनेस मेरा अनलॉफुल हो सकता है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, ये चीज आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी है कि मान लीजिए हम कंट्री इंडिया में रहते हैं और इंडिया में
इंडिया की वार किसी अदर कंट्री के साथ हो जाती है, और मान लीजिए वो पार्टनर मेरा उस कंट्री से बिलोंग करता है जहां पर इंडिया की जिस कंट्री के साथ वार हो गई है, तो वो कंट्री क्या कहलाएगी? एनिमी कंट्री कहलाएगी। तो एनिमी कंट्री के साथ अगर मेरा कोई पार्टनर एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, तो मुझे अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। इस केस में मेरी जो पार्टनरशिप होती है वो अनलॉफुल हो जाती है। और दूसरा केस हुआ व्हेन द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। अगर पार्टनर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, उस केस में भी आपका कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी के लिए वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो आपको मेन दो बातें याद रखनी है कि बिजनेस अनलॉफुल हो जाए या ऑल द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। तो आपको देखिए ये थ्योरी का पार्ट भी हो गया। अब आप हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। एक्स वाई जेड शेयरिंग लॉसेस प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। एक्स रिटायर एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग कैपिटल एंड एंटाइटलमेंट फ्रॉम द फर्म इंक्लूडिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹63,000। आफ्टर द अमाउंट वाज डिटरमाइंड, जब ये पाया गया, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अनरिकॉर्डेड पीस ऑफ मशीनरी valued at 20,000 which had to be recorded. Upon recording this piece of machinery, the revised amount due to X was determined and settled by giving him to this piece of machinery and ₹18,000 paid in cash, and balance if any will be transferred to loan account. देखिए पहले हम सवाल को यहां डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए ऐसा हुआ, जब पार्टनर रिटायर हुआ उसे हमने टोटल 63,000 देना था। टोटल में कितना देना था उसको? 63,000 देना था। और जैसे रिटायरमेंट हुई हमें यह पता लगा कि यार एक 20,000 की मशीनरी ऐसी है, 20 की कितनी थी? हाँ 20,000 की मशीनरी ऐसी है जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी। अब आप ये बताइए, और आपको पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जब रिटायरमेंट करी, किसकी रिटायरमेंट की? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। हमने आपको हमेशा बोला सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। एक्स रिटायर हुआ है तो आप इसे डिब्बे में बंद कर लेंगे, आप इसे डिब्बे में बंद कर लेंगे, मतलब 5/10 वाला पार्टनर आपका रिटायर हो गया। हाँ सर हो गया। अब एक्स को हमने देने थे 63,000। हाँ सर ये देने थे 63,000। तो सर इसमें क्या दिक्कत है? हम एंट्री कर लेते हैं एक्स अकाउंट डेबिट। आप क्या करोगे? एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बाकी लोन अकाउंट में डाल दोगे। हाँ सर यही करना है, पर बेटा यहां पर आप एक अनदेखी कर दोगे। सर क्या अनदेखी कर देंगे? आप ये बताइए, जब आपने 63,000 लिखा उसके बाद आफ्टर दिस अमाउंट, यानी कि इस अमाउंट निकलने के बाद जो 63 अमाउंट निकाला, आपको यह पता लगा कि एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी आपकी बुक्स में थी। तो आप ये बताइए जब अनरिकॉर्डेड मशीनरी आएगी तो बताओ आप हैप्पी नहीं हो जाओगे? हैप्पी हो जाओगे तो आफ्टर ये 63 आया तो आप फिर रिवैल्यूएशन के थ्रू ही एंट्री लोगे, और जब आपका रिवैल्यूएशन के थ्रू ही एंट्री आएगी तो इसका गेन भी आएगा, और अगर गेन आएगा तो उसमें आपको तीनों पार्टनर को हिस्सा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं। और उसमें उस गेन के अंदर उस पार्टनर का भी हिस्सा होगा, यानी कि जो भी गेन आया, यानी कि 20,000 अगर आपको गेन आता है, आपको 20,000 गेन आता है तो उसमें 5/10 यानी कि 10,000 रुपए इसमें एक्स के बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उसमें एक्स के बनेंगे, यानी कि एक्स को 63,000 नहीं देना, प्लस जो आपका 10,000 का रिवैल्यूएशन का गेन आया वो भी तो इसका एंटाइटलमेंट बन जाएगा। तो बताइए आपका ये 73 हो जाएगा, आपका टोटल ड्यू जो हो जाएगा वो 73 हो जाएगा। 73 में आपने अब उसे कितना कैश दे दिया? क्या उसे मशीनरी दे दी और बाकी पैसा लोन में डाला? तो अब इस हिसाब से हम अपने सवाल को करेंगे। तो चलिए आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं इस सवाल को। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, और मुझे बनानी है जर्नल, तो मैं पूरा जर्नल का परफॉर्मा बना। पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट इन रुपीस। हाँ सर ये मेरा परफॉर्मा बन गया। सबसे पहले मैं एंट्री क्या करूंगा? मेरे को क्या डेट दे रखी है? क्या मुझे कोई डेट दे रखी है? नहीं सर मुझे यहां सवाल में डेट नहीं दी हुई, पर मैं डेट का कॉलम तो बनाऊंगा यहाँ। ये मैंने डेट का कॉलम बनाया। सबसे पहले मेरी एंट्री होगी, सर रिवैल्यूएशन को क्यों डेबिट कर रहे हो? हम तो इसमें हैप्पी हुए हैं, हैप्पी हुए हम, मशीनरी आ गई तो मैं लिखूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने की आई सर, कितने की आई? मेरी ये आई, लेकिन मैं सवाल में फिर दोबारा पढ़ लेता हूँ, मेरे पास पीडीएफ भी है। मेरे पास ये मशीनरी आई सर 20,000 की, तो मैंने मशीनरी लिखी 20,000। यहां पे मैं नरेशन लिखूंगा बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अब दूसरा देखिए, दूसरा मैं क्या करूंगा, जब ये मेरा रिवैल्यूएशन का, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा ओपन हो गया, अगर मान लीजिए आपने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो यहां पर ही आपका 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको आप किस में बांटेंगे? एक्स वाई जेड में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? हाँ सर, एक्स वाई जेड में बांटेंगे, हाँ सर जरूर बांटेंगे। तो मेरी अगली एंट्री क्या होगी? मेरी अगली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। कितना आ जाएगा? ये 20,000 आ जाएगा आपका। ये किस रेशो में जाएगा? आपको क्या रेशो दे रखी है सर? रेशो दे रखी थी 5:3:2, यानी कि 5 × 8 = 10। तो ये आ गया आपका 10,000 रुपये। 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। और यहां पर देखिए, अब आपका इस एडजस्टमेंट से पहले, आपका इस एडजस्टमेंट से पहले आप ये बताइए, इस एडजस्टमेंट से पहले एक्स का कितना ड्यू बन रहा था? एक्स का ड्यू टू एक्स कितना बन रहा था आपको? ड्यू टू एक्स कितना बन रहा था सर? 63 बन रहा था। बट जब आपकी ये वाली जर्नल एंट्री आई, अब बताओ एक्स की कैपिटल 10,000 रुपए से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ जाएगा, हाँ सर बढ़ जाएगा। प्लस रिवैल्यूएशन गेन कितना दे दिया आपने? 10,000 रुपीज आपने रिवैल्यूएशन गेन दे दिया। अब आपका टोटल कितना ड्यू बन गया? 73,000 आपका टोटल ड्यू बन गया। हाँ सर बन गया। अब इसमें देखिए आपने क्या क्या दिया, आपने इसमें से 20,000 की आपने से मशीनरी दे दी, हाँ सर मशीनरी दे दी। 18,000 आपने से कैश दे दिया, यानी कि 73 में आपने 38 दे दिया। 73,000 में आपने इसे 38,000 दे दिया। तो इसका मतलब लोन कितना आ गया? लोन आपका आ गया 35,000। आपका लोन कितना आ जाएगा? लोन आपका आ जाएगा 35,000। ये क्या आ गया? लोन अकाउंट। अब इसकी आपने जर्नल एंट्री बनानी है, इसकी आपने जर्नल एंट्री बनानी है। तो आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 73,000, टू मशीनरी 20,000, टू कैश 18,000 और टू एक्स लोन 35,000। तो देखिए अगली जर्नल एंट्री मेरी क्या बनेगी रिवैल्यूएशन में? मैं डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज। मेरी लास्ट एंट्री बनेगी सर, मेरी लास्ट एंट्री बनेगी क्या बनेगी सर? मेरी बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ सर कितना? 73, टू मशीनरी अकाउंट 20,000, टू कैश अकाउंट कितना? 18,000। और ये आपकी बेटा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू एक्स लोन अकाउंट डेट इज 35,000। यहाँ नरेशन लिखोगे बीइंग एक्स अकाउंट सेटल्ड। आपका देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया, और आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए आपकी पहली 2 एंट्रियां क्या बनी? पहली 2 एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड। यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग रिवैल्यूएशन गेन, प्रॉफिट ही लिखते हैं, हाँ गेन लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर इसका वर्किंग नोट भी समझा दिया, और यहाँ पर देखिए आपको मैंने ये एंट्री भी समझा दी। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपके पहले 3 क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से हो गए हैं बेटा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी, और 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 एनपीओ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय विनोद वेलफेयर क्लब, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको यहां ये निकालना है, जो आपका रिसीट एंड पेमेंट में टू सब्सक्रिप्शन आता है, आपको एग्जामिनर ये पूछ रहा है।
देयर आर 700 मेंबर पेइंग ₹400 ईच पर एनम। आपको मेंबर वाले में सवाल में आपको ये चीज़ तो पता होती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, जितना आपने मेंबर है और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम 30 member, out of which 16 member paid the reduce in the current year, and amount due from 5 members is written off in the current year as no longer recoverable. 10 members paid their subscription amount in advance at the end of previous year. Subscription in arrear for the current year from 18 member. 12 member paid their subscription amount in advance at the end of current year. तो देखिए इसको मुझे यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव निकालना है। इसे मैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी निकाल सकता हूं और इसे मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के हेल्प से भी निकाल सकता हूं। मैं आपको दोनों ही तरीके से निकालना सिखाऊंगा, आपकी जो मर्जी होगी आप उस हिसाब से अपना आंसर निकाल लीजिएगा। पर इससे पहले मैं आपको यहां पर कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। आपको ये देखिए सब्सक्रिप्शन एरिया एंड द प्रीवियस ईयर 30 मेंबर की आपकी सब्सक्रिप्शन थी। आप यहां पर देखिए 30 मेंबर की आपकी सब्सक्रिप्शन थी, एक मेंबर आपको 400 रुपीज दे रहा है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गई आपकी 12,000। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गई आपकी 12,000। कैसे? 30 इंटू एक मेंबर आपको 400 रुपीज दे रहा है। उसके बाद देखिए आपका 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये आपका एडवांस एट द बिगिनिंग हो गया। ये एडवांस एट द बिगिनिंग हो गया। 10 मेंबर ने आपको 400 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए दे दिए। हाँ सर ये भी आ गया। सब्सक्रिप्शन इन एरियर अंडरलाइन द वर्ड फॉर द करंट ईयर। फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर का मतलब है ये खाली करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। ये खाली करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालते हैं, अगर आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालते हैं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके अंदर क्या आती है? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर की आपको दे रखी है 18,400, दैट इज 7,200। अब रह गई प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर में आपको देखो आपको 30 मेंबर्स की आपकी सब्सक्रिप्शन पेंडिंग थी। उसमें से 30 में से आपने ये देखिए 30 मेंबर की सब्सक्रिप्शन पेंडिंग थी, उसमें से 16 मेंबर ने आपको सब्सक्रिप्शन इस साल दे दी। इसका मतलब 14 मेंबर की सब्सक्रिप्शन आपकी आउटस्टैंडिंग रह गई। अब इस 14 मेंबर में से उन्होंने ये बोला कि 5 मेंबर ऐसे थे जो डूब गए, जिनकी सब्सक्रिप्शन डूब गई, यानी कि 5 मेंबर की सब्सक्रिप्शन आपकी बैड डेट्स में चली गई। तो आपके कितने मेंबर रह गए? 9 मेंबर रह गए जिनकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी। तो प्रीवियस ईयर में क्या आ जाएगा आपका 9 इंटू 400 रुपए, डेट इज 3600। ये आपका कितना आ गया? 10,800 आपका ये क्या आ गया? ये आ गया सर आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। अब देखिए आपका यहाँ पे बैड डेट्स वाला है। अब देखिए मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ, दोनों तरीके से करता हूँ। चलिए पहले इस बार करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के और फिर हम करेंगे सब्सक्रिप्शन की स्टेटमेंट बना के। तो चलिए हम सवाल को करते हैं। आप ये देखिए यहां पर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं यहां पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के करता हूं। यहां मैंने लिखा पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि सब्सक्रिप्शन आपकी क्या होती है? इनकम होती है। तो मैं पहले इसकी आइट में प्लेस कर लेता हूं। यहां मैं लिखूंगा बाय, यहां लिखता हूं पहले 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सी? बिगिनिंग की। यहां लिखता हूं बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां की? एंड की। क्योंकि आपकी जो इनकम आउटस्टैंडिंग होती है वो आपके एसेट होती है। तो एसेट के बैलेंस क्या होते हैं? ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। उसके बाद आपने क्या करना है? एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सी? बिगिनिंग की। 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड की। और आपको पता है आपकी जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव होती है उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपने यहां लिखा बाय बैंक। ये आपकी कहां आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है। और आपकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है वो यहां आती है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए मैं जो आइटम मैंने फाइंड आउट कर लिया है मैं उसको यहां पर प्लेस करता जाता हूं। मैं यहां पर प्लेस करता जाता हूं। आप ये देखिए आपने आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आपकी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी थी? बताइए आप, आपकी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी थी? बताइए बच्चों, मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी थी आपकी?
बच्चों मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी थी। ये देखिए आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी थी आपकी, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको। आउटस्टैंडिंग एट द, कलर चेंज कर देता हूं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी थी, 12,000 रुपीज। तो देखिए मैंने यहां लिखा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग थी 12,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपने निकाल ली, ये देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी थी, 10,800। मैंने यहां लिख दिया 10,800। उधर आ जाइए, आपका एडवांस एट द बिगिनिंग कितना था सर, एडवांस एट द बिगिनिंग था, कहां गया एडवांस एट द बिगिनिंग, ये रहा आपका 4,000 रुपीज। एडवांस एट द बिगिनिंग आपका था 4,000 रुपीज। और एडवांस एट द एंड आप ये देखिए, एडवांस एट द एंड 12 मेंबर ने, यहां देखिए 12 मेंबर एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो 12 इंटू 400 4800 हो गया आपका एडवांस एट द एंड। मैंने यहां लिख दिया एडवांस एट द एंड 4800। और आपको पता है ये जो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है ये कौन सा अमाउंट आता है, मेंबर वाले केस में मैंने आपको बताया कि जितने मेंबर हों, यानी कि आपके मेंबर कितने थे सर, आपके मेंबर थे 700 मेंबर थे, एक मेंबर ने 400 रुपीज दिया, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 700 इंटू 400, दैट इज 2,80,000। हाँ सर ये 2,80,000 आ गया। और आपको पता है कि आपके 5 मेंबर ने आपको सब्सक्रिप्शन नहीं दी, आपको 5 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन नहीं दी, तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ जो आता है वो कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। तो आपके कितने मेंबर थे, वो आपके मेंबर थे बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आपके 5 मेंबर ने नहीं दिया, तो ये आपका 2,000 रुपये आ गया। तो आप देखिए अब आपका यहाँ पर अकाउंट बराबर करिए, आपका अकाउंट यहाँ वेरीफाई बराबर नहीं होगा, आपका डेबिट साइड ज़्यादा आएगा और क्रेडिट साइड कम आएगा। तो आपने ये करा 2,80,000 और ये आ गया 16,800, ये आ गया 10 दोबारा 16,800। तो आपका देखिए यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आ गया बेटा, यहाँ पर देखिए एक बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये देखिए ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई 2,80,000। देखिए 2,80,000 आ गया। और ये कितना आ गया आपका, ये टोटल आ गया आपका 280 और 12 292 296 800 296 800। देखिए आपका ये वाला सवाल ये आंसर आ गया। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने से भी पूछ सकता है। तो आपको देखिए मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना भी आपको इस सवाल में आपको सिखा दिया। एक बार आप स्टेटमेंट फॉर्म में खुद बना के कोशिश करिएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में आप खुद बना के कोशिश करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर सैंपल पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो आप सब्सक्रिप्शन की स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, add less, add outstanding at the end, less outstanding at the beginning, advance at the beginning, less advance at the end। और नीचे जो आता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, तो वहां आप वैल्यू x मानकर अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपका ये भी सवाल खत्म हो गया। नहीं तो आप कहते हो तो मैं कर देता हूं, नहीं सर हम खुद कर लेंगे, नहीं होगा तो आपकी हेल्प लेंगे। तो बच्चों आज ही मैंने 4 सवाल आपके कर दिए हैं, आप इसे नोट करिए, फिर मैं अगले सवाल पे चलता हूं, देखते हैं कितने सवाल हमारे हो पाएंगे। चलिए हम और वाला सवाल भी कर लेते हैं आज। विनोद वेलफेयर क्लब हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2021। कैपिटल फंड दिया हुआ है, हाँ सर, बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फीस दी है, और डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग का दे रखा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन दे रखा है, टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 19 लाख, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड, शो द अबव इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ क्लब 31 मार्च 2021। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी है और ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सवाल है। तो आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी बेटा कि अभी बिल्डिंग हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। अब यहाँ पर हमारे को यहाँ पर कंफ्यूजन आएगी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड और टोटल एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। बेटा जब आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं और आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, तो जितनी आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गई है, जिसका आपको वर्क सर्टिफाइड मिल गया है, आप वो अमाउंट लोगे, एस्टिमेट से हमें कोई लेना देना नहीं होता, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। आपको कंफ्यूजन आएगी कि 19 लाख का क्या करना है, 19 लाख रुपए का आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए अब मैं सवाल करता हूं, यहां पे बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, और वाला सवाल था, और वाले सवाल भी हम सारे करेंगे ताकि हमारे पास कोई भी रिस्क ना रहे
कि भाई हमारा सवाल कहीं गलत हो जाएगा। तो मैं यहां बनाता हूं, ये मेरी बनेगी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज एट, कौन सी डेट थी मेरी ये, एज एट 31 मार्च 21। ये मेरी आई लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब मैं एक एक करके फिगर को लिखूंगा। सबसे पहले मुझे दे रखा है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड दिया हुआ मुझे 4,50,000। उसके बाद दिया हुआ मुझे बिल्डिंग फंड, मैंने यहां नीचे लिख दिया बिल्डिंग फंड। कितना दे रखा है बिल्डिंग फंड, 8 लाख रुपीज सर मुझे दे रखा है। हाँ सर दे दिया। उसके बाद दे रखा है मुझे लाइफ मेंबरशिप फीस। आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड होती है कैपिटल फंड में, ऐड होती है कैपिटल फंड में। तो मैंने यहां लिखा ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, ऐड कर दी कैपिटल फंड में। कितनी सर, 1 लाख रुपए, ये भी कर दिया। उसके बाद आया डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द, आपको डोनेशन मिली, ऐड डोनेशन रिसीव्ड, बिल्डिंग के लिए आपको डोनेशन मिली। कितनी मिली आपको सर, 3 लाख रुपीज मिली। हाँ सर मिल गई। उसके बाद देखिए आपने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया, ये आपका टोटल हो गया बिल्डिंग फंड 11 लाख का, 1 2 3 11 लाख का, लेस बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हुई 10,60,000, 10,60,000। अभी आपका बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका फंड बच गया 40,000 रुपए का, और आपकी एसेट क्रिएट हो गई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 10,60,000। और आपको पता है इसका ड्यूल एस्पेक्ट भी लेना होता है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं। तो आपने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करी, जितनी आपकी बिल्डिंग रिकॉग्नाइज हो गई उतने का आपका कैपिटल फंड इंक्रीज हो जाता है। तो ऐड बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्लस 10,60,000। अब देखिए ये वाली जो फिगर आ जाएगी ये यहाँ आ जाएगी। अब आप देखिए ये कितनी आ गई आपकी, आप टोटल करिए सर, ये आ गई 10 और 4 14 और 1 15, ये आ गया आपका 16,10,000। तो देखिए आपकी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बन गई बेटा, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बन गई, और आपका ये 3 मार्कर का सवाल आपका हो गया। तो बच्चों एक चीज मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि मान लीजिए आपको कई बार चॉइस के अंदर फंड बेस अकाउंटिंग आ जाती है या सब्सक्रिप्शन आ जाता है, और अगर आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन टेढ़ा है या उसकी जगह कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाता है, तो आप कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम को आप पहले करेंगे। चॉइस आपकी है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है। तो बेटा आज की क्लास मैं यही ओवर करता हूँ। 4 सवाल मैंने कर लिए हैं, 4 सवाल मैंने डिस्कस कर लिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर आप कहते हो सर वीडियो इतनी बड़ी देखी नहीं जाती। तो आज की क्लास मैं यही ओवर करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। तो अलविदा करिए बेटा, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आप सुरक्षित रहें, घर पे मजे से रहें,